हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAGA अड्डा 24। आज है 3 सितंबर 2024 और इस वीडियो में हम आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पहली न्यूज़ है हमारी, नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है बैडमिंटन में। ठीक है, ये इंडिया का सेकेंड गोल्ड मेडल है पेरिस गेम्स में। इन्होंने किसको हराया है? तो ब्रिटेन के एक डैनियल बेथल थे, उनको हराया है, जो कि सिल्वर मेडल जीत चुके थे टोक्यो पैरालंपिक्स में। उनको हराकर इस बार नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन की कैटेगरी में। देखिए, मैंने इमेज भी लगाई है ताकि आपको इमेज से ये याद रहे कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है, बैडमिंटन की कैटेगरी में। इस तरीके के पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, योगेश खाटूनिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है मेंस डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो मतलब भाला फेंक वाला जो होता है, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये सब हम पेरिस पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? ब्राज़ील के क्लाउडेने बिटिस्टा को। उन्होंने योगेश खाटूनिया ने सिल्वर मेडल जीता है और ब्राज़ील के क्लाउडिनिया बटिस्टा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, PM मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जुडिशरी का इनॉग्रेशन किया है। हाल ही में अभी 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हुई थी। कहाँ पर? भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया था। ये कॉन्फ्रेंस क्यों करी गई थी? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया का, उन्होंने करी थी क्योंकि उनके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी, मीन्स क्या मकसद था इसका? तो इसका मकसद ये था कि जितने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, मतलब जो न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, तो न्याय करने के लिए जो भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका जल्दी से जल्दी न्याय करना ज़रूरी होता है, तो जो भी है जिससे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो मजबूत बने और अच्छा बने, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट डिसीजंस होने चाहिए, कैसे उन चैलेंजेस को फेस करा जाए आने वाले टाइम में। तो इन सब मैटर पे डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसको करीबन 800 डिस्ट्रिक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब 800 डिस्ट्रिक्ट से जो जजेस थे बोलना चाहिए, या जो लॉ से रिलेटेड है, उन्होंने अटेंड किया था। और यहाँ पर ये PM मोदी ने अनवील किया था कॉइन और स्टैम्प को, मीन्स कि एक न्यू कॉइन और स्टैम्प को भी सामने लाया गया है। हमने कल की न्यूज़ में पढ़ा था कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, उन्होंने एक न्यू फ्लैग और इंसाइनिया सुप्रीम कोर्ट का लॉन्च किया है। तो अभी आज हम ये देखते हैं कि PM मोदी ने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका इनॉग्रेशन किया था और स्टैम्प और कॉइन को लॉन्च किया है। ओके, मतलब सामने लाए हैं, वो न्यू स्टैम्प और कॉइन को सामने लाए थे। नेक्स्ट हम आते हैं, इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। ये जो प्रोजेक्ट नमन है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये फर्स्ट फेज है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, मतलब कि जो डिफेंस फील्ड से जो भी रिटायर हुए लोग हैं उनको पेंशन्स मिलती हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए, या फिर जो वेटरन्स हैं या जो ऐसे फैमिलीज़ हैं मतलब जो शहीद हो जाते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको किस तरीके का सपोर्ट बाद में मिला जाए, आफ्टर सर्विस के बाद का जो सपोर्ट है, तो डिफेंस के द्वारा उनको भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या क्या काम उन्हें करना है, वो सब चीज़ें इसमें होंगी। तो ये प्रोजेक्ट नमन उनके लिए बनाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट नमन है, ये किसके प्रेजेंस में लॉन्च किया गया? तो जो जनरल है हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये, इनके प्रेजेंस में ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट नमन के द्वारा ना स्पर्श का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ये स्पर्श क्या है?
सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है जिसके द्वारा जो भी ऐसे पेंशन रिलेटेड मतलब जिनको भी पेंशन मिलती है, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या फिर कोई वेटरन्स हैं या कोई शहीद की फैमिली है, तो उनको जो भी पैसे दिए जाते हैं डिफेंस के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफेंस के थ्रू, तो उनकी जो प्रोसेस होगी, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस होगी उस सब को फैसिलिटेट करने का काम करेगा ये स्पर्श सिस्टम, मीन सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, हिमांशी टोकस ने जीता है सिल्वर मेडल एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। इनका नाम याद रखिए, हिमांशी टोकस ने क्या जीता है, जूडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। ये जो जूडो चैंपियनशिप चल रही थी, ये जो एशियन कैडेट चल रहा थी, कहाँ हो रहा था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। ये 31 अगस्त तक चला और अब ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, डीडीए ने एक एमओयू साइन किया है एमसीडी और एसओआई के साथ। अब ये क्या है, तो डीडीए है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ये एमओयू किस बारे में है, इन्होंने बोला है कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, किस लिए, लैंड सर्वे करने के लिए, और जो भी एनक्रोचमेंट है नेशनल कैपिटल में उन सबको टैकल करने के लिए। एनक्रोचमेंट समझते हैं ना आप, जो हम जिसको अतिक्रमण बोलते हैं, मीन्स जितनी आपकी लिमिट है आप उससे बढ़कर अगर कुछ करते हैं तो वो, तो अगर किसी और की जो नेशनल जो कैपिटल है उस पर जो एनक्रोचमेंट है, मतलब जैसे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो बोलते हैं कि हमारा हिस्सा है, इंडियंस बोलते हैं कि हमारा हिस्सा है, तो ये जो एनक्रोचमेंट किया गया है उस पर एक तरीके से वो एनक्रोचमेंट एरिया है, तो वहाँ पर तो इस तरीके का अगर और भी जगह कहीं होता है तो उनको कैसे टैकल करा जाए वो पता चलना बहुत ज़रूरी है पहले से। अगर पता नहीं चल पाता है, बहुत दिनों तक अगर कोई एनक्रोचमेंट करके बैठा होता है तो फिर वो पीओके जैसा हाल हो जाता है। इसके लिए ये निगरानी रखने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ऐसा बोला है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो उसके लिए उन्होंने एमओयू साइन करा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने इस बार 2024 और 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की ग्रोथ प्रिडिक्ट करी है 7% तक की। ये कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट करी है कितनी, 7% तक की ग्रोथ। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अभी एक रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। रीसेट क्या है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन्होंने ये लॉन्च किया है किस ओकेशन पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे था उसके ओकेशन पर उन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट के। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक है, तो उस दिन ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब इस प्रोग्राम में क्या था, तो ये एक इनिशिएटिव है, मींस जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, ये उनके लिए है कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कुछ ऐसी नॉलेज दी जाए, उनको स्किल डेवलप किया जाए जो भी उनके करियर के लिए ज़रूरी है और जिससे उन्हें आगे कुछ और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि मतलब आफ्टर आप स्पोर्ट्स से रिटायर होने के बाद में भी अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं, उनको क्या ज़रूरी स्किल्स है वो दी जाए, ये सब उन्होंने डिसाइड किया था। अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अब इसकी ट्रेनिंग कौन देगा, मीन्स ये जो स्किल डेवलप करने की बात करी है तो ये कौन करेगा, तो ये ग्वालियर एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर, वहाँ पर एक लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है,
ये इंस्टीट्यूट लीड करेगा इस प्रोग्राम को, वहाँ पर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मीन्स वहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, रशिया और इंडिया के बीच में अभी अभी सेकेंड जॉइंट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग किस बारे में है? ये कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, मतलब कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, किसी को पता नहीं होता, लेकिन उनका प्री मैनेजमेंट होना, प्री प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सडनली ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाए, तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, उस सिचुएशन में कैसे सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे कि हमारी इकोनॉमी भी गड़बड़ ना हो। हालांकि वो तो होती ही है, अगर ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो इकोनॉमी तो डगमगा जाती है, लेकिन फिर भी इतनी प्लानिंग हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, या उस सिचुएशन में बाकी जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनको कैसे डील करना है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें करनी है, तो वो सब कुछ मैनेज करना और वो सब कुछ प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है पहले से। तो इसी बारे में अभी अभी रशिया और इंडिया ने एक कोऑपरेशन या एक बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ऐसे सिचुएशन अगर आती है ईयर 2025 और 2026 के दौरान, तो हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ देंगी। मीन्स अगर किसी भी कंट्री को दोनों में से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है या किसी और तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये दोनों कंट्रीज़ उनका साथ देंगी, मतलब एक दूसरे का साथ देंगी। अब रशिया के बारे में जान लेते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहीं पर ये मीटिंग करी गई है, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। अब ये जो इस बार की मीटिंग है ये रशिया में हुई थी, अब जो थर्ड मीटिंग होगी इसकी तो वो इंडिया में होने वाली है, और वो कब होगी? 2026 में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। ब्रिक्स कंट्री के बारे में एक न्यूज़ है। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है उन्होंने भी एक कुछ एग्रीमेंट टाइप साइन किया है फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन्होंने एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट बनाया है ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है आज की कंडीशन में, ये जो फ्रेमवर्क है इसमें बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, जैसे कि जस्ट ट्रांजिशन, मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है उसमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं, कैसे हमारा सिस्टम उसमें शिफ्ट होता है, मीन्स स्मूथ चेंज होता है, मिटिगेशन होता है, एडेप्टेशन, कार्बन मार्केट्स, फाइनेंस, साइंस और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, इन सारे फील्ड में जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमें किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है, वो सब चीज़ों के बारे में इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है और हमें वहाँ पे कैसे उन्हें हैंडल करना है। ओके, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्रिक्स के बारे में कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये हैं वो सारी कंट्रीज़: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ी है। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं ब्रिक्स में। अब ये जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में, और साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था। ठीक है, 2009 में रशिया ने पहली बार ये ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज करी थी। बस इतना ही याद रखिए, यहाँ से अभी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, बस हमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये किस लिए हुई थी। ये इनका एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है। ये ब्रिक्स ने एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था किस बारे में? क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के बारे में। ठीक है, और ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, उन्होंने अभी अभी एक अरावली इंजन का डेवलपमेंट किया है या लॉन्च किया है बोलेंगे। किसके साथ? ये सफल के साथ मिलकर। सफल क्या है? एक हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड। सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड, ये उसका फुल फॉर्म है। इसके साथ मिलकर इन्होंने एक एयरफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है
अरावली इंजन बनाने के लिए, ये जो अरावली इंजन होगा ये बहुत मतलब इसका मैन्युफैक्चर कैसा होना है, सप्लाई, इसमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है, न्यू जनरेशन AI इंटरफेस की ज़रूरत है, या जो भी टेक्नोलॉजी इसमें लगेगी इसको बनाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हाई पावर होने वाला है ये इंजन, और ये पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। और जो इंडिजिनस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, मतलब जो स्वदेशी जो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो इंडिया में बने हुए हैं, ये उनमें काम करेगा। ये 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए बहुत सक्षम होने वाला है। इसी के साथ साथ ये एक डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए भी काम करने वाला है। कौन सा? अरावली इंजन। तो बहुत पावरफुल इंजन बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है HAL ने और सफल ने। ठीक है, सफल एक जॉइंट वेंचर है। हाँ, सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन। नेक्स्ट आते हैं, IIS ने एक MOU साइन किया है UWW के साथ में। अब IIS कौन है? इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ मिलकर MOU साइन किया है और रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में। तो ये जो MOU है ये कहाँ साइन किया गया है? ये पेरिस पैरालंपिक के दौरान ही साइन किया गया। अभी अभी पेरिस पैरालंपिक्स चल रहे हैं, वहाँ पर रेसलिंग भी एक स्पोर्ट्स है, तो उस दौरान ही ये MOU साइन किया गया है इसको बढ़ावा देने के लिए रेसलिंग को। कहाँ पर किया गया है? ये जो रेसलिंग हाउस है ये एफिल टावर के पास में लोकेटेड है, पेरिस के एफिल टावर के पास में, ये वहाँ पर ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, हम न्यू डिजिटल पॉलिसी के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने अभी अभी एक न्यू डिजिटल पॉलिसी लॉन्च करी है। अब इस पॉलिसी में क्या है, ये क्यों लॉन्च करी गई है? ये लॉन्च करी गई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे जो भी लोग अपना कंटेंट डालते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि मीन्स उसमें कुछ ऐसे कुछ गलत कंटेंट ना जाए, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। और साथ ही साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, अगर कोई जो इन्फ्लुएंसर है वो अगर गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट करता है तो वो 8 लाख रुपीज़ पर मंथ करीब कमा सकता है, अप टू 8 लाख, नॉट एग्जैक्ट 8 लाख, अप टू 8 लाख रुपीज़ पर मंथ तक का वो कमा सकता है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, आप देख लीजिएगा, ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। और इस वीडियो का जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।